आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। अगले 12 दिन पाकिस्तान के लिए बहुत भारी हैं। पाकिस्तान की सरहद पर इंडियन आर्मी के टैंक गरज रहे हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर पर इंडियन एयरफोर्स के राफेल और सुखोई उड़ रहे हैं। समंदर में आईएनएस विक्रांता और नेवी के डिस्ट्रॉयर फुल एक्शन में है। तो क्या अब कभी भी कुछ भी हो सकता है? पाकिस्तान के साथ किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। पाकिस्तान में इस वक्त फुल पैनिक है। भारत की ताकतवर सेना से लड़ने के लिए उसके पास 4 दिन का गोला बारूद भी नहीं है। जी हां, 4 दिन का गोला बारूद भी नहीं है। यानी इस बार जंग हुई तो पाकिस्तान का इतिहास, भूगोल मिटना तय है। त्रिशूल, अस्त्र शक्ति और सेंटिनल स्ट्राइक। पाकिस्तान बॉर्डर पर एक साथ 3 युद्ध अभ्यास। तो क्या अब होने वाला है मुनीर एंड कंपनी का सर्वनाश? तो क्या पाकिस्तान के साथ अगला युद्ध होगा इतिहास भूगोल बदलने वाला? क्या भारतीय सेना का अगला कदम होगा वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला? अब लगता है किसी भी रोज फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है होगा और फिर जंग। इस वक्त असल खतरा भारत से है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। क्या सरक्रीक ही इस बार मैदान जंग बनेगा? इंडिया का वॉर प्लान लीक हुआ है। इंडिया का जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ, उसने सर क्रीक पे ना अटैक करने का ना ओपन उसने बोला है, उसने चैलेंज किया। उसने कहा आप रोक सकते हैं तो रोक लें। मुनीर की फौज में पैनिक क्यों बढ़ता जा रहा है? पाकिस्तान को क्यों लग रहा है कि भारत कभी भी किसी भी समय अटैक कर सकता है? पाकिस्तान को क्यों यकीन है कि इस बार अगर अटैक हुआ तो उसका इतिहास भूगोल बदल जाएगा? पाकिस्तान के इस डर की वजह उसकी सरहदों पर चल रही ताबड़तोड़ वॉर एक्सरसाइज है। लद्दाख से लेकर गुजरात के सरक्रीक और राजस्थान के जैसलमेर तक इंडियन आर्मी के टैंक, फाइटर जेट्स पाकिस्तान बॉर्डर पर गरज रहे हैं। ये लद्दाख की तस्वीरें हैं। लद्दाख की ऊंची और ठंडी चोटियों पर भारतीय सेना ने अब अस्त्र शक्ति का प्रदर्शन किया। अस्त्र शक्ति में पिनाका, BM-21 ग्रेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च, बोफोर्स के साथ साथ एंटी ड्रोन सिस्टम की टेस्टिंग की गई है। अगर युद्ध हुआ और दुश्मन ने हाई एल्टीट्यूड से हमला किया तो उससे कैसे निपटा जाएगा? अस्त्र शक्ति एक्सरसाइज में इसी की प्रैक्टिस की गई है। अस्त्र शक्ति में सेना की लॉन्ग रेंज प्रिसीजन आर्टिलरी फायर पावर, स्वार्म ड्रोन सिस्टम, काउंटर UAS सिस्टम, कमांडो ऑपरेशंस और ITBP के साथ तालमेल का जबरदस्त अभ्यास किया गया। इस बार भारतीय सेना कहां से हमला करेगी? LOC से POK में घुसेगी, राजस्थान बॉर्डर से अटैक करेगी या सरक्रीक से हमला होगा? पाकिस्तान को कुछ समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान की सरहद पर भारतीय सेना की एक साथ 3 अलग अलग वॉर एक्सरसाइज से मुनीर बौखलाया हुआ है। साउथ वेस्टर्न आर्मी कमांडर ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर देश में कहीं पर भी आतंकवादी हमला होता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान इस समय भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की अलग अलग एक्सरसाइज से पूरी तरह से सहमा हुआ है। भारतीय सेना की एक्सरसाइज महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेंटिनल स्ट्राइक जारी है। इसका मकसद है दिन और रात के ऑपरेशन कैपेबिलिटी के साथ हर चुनौती का सामना करना। लद्दाख के हाई ऑल्टीट्यूड इलाके में अस्त्र शक्ति एक्सरसाइज की गई, जिसमें पिनाका से लेकर आर्टिलरी गन, इन्फेंट्री, साथ में एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के साथ साथ एंटी ड्रोन सिस्टम का पूरा इस्तेमाल किया गया। वहीं दूसरी तरफ एक्सरसाइज त्रिशूल का मकसद है राजस्थान से लेकर गुजरात तक और अलग अलग इलाकों में आने वाले हर एक खतरे को पूरी तरह से ध्वस्त करना। और यही वजह है कि इस एक्सरसाइज से पाकिस्तान पूरी तरह से डरा और सहमा हुआ है। मकसद बिल्कुल क्लियर है, भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ हर चुनौती का सामना करना।
इस समय राजस्थान और गुजरात में त्रिशूल युद्धाभ्यास चल रहा है, जिसमें इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पूरे दमखम के साथ शामिल है। वहीं लद्दाख में कल अश्वशक्ति अभ्यास हुआ। वहीं राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना की सप्तशक्ति कमान ने सेंटिनल स्ट्राइक अभ्यास किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना का जोश हाई है। भारतीय सेना रेगिस्तान से लेकर सर क्रीक तक अपनी तैयारी को धार देने के लिए लगातार युद्ध अभ्यास कर रही है। ये राजस्थान की महाजन फायरिंग रेंज है। थार के रेगिस्तान में भारतीय सेना ने सेंटिनल स्ट्राइक नाम से वॉर एक्सरसाइज की। भारतीय सेना के अलग अलग रेजिमेंट से आए सैनिकों ने अपनी ट्रेनिंग का ऐसा दमखम दिखाया कि रेत का हर दाना युद्ध की गूंज से थर्रा उठा। महाजन फायरिंग रेंज में हुई सेंटिनल स्ट्राइक में इंडियन आर्मी के T-72 BMP-2 कॉम्बैट व्हीकल 130 मिनीगन और स्वदेशी ड्रोन शामिल हुए। सेना ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर के तहत ग्राउंड, एयर और डिजिटल फोर्सेस का जबरदस्त तालमेल दिखाया। इंटीग्रेटेड फायर एंड मैन्यूअर एक्सरसाइज में सेना ने डिफेंसिव पोजीशन अपनाते हुए दुश्मन को स्वदेशी हथियारों से पूरी तरह नेस्तनाबूद करके नमूना दिखाया और साथ ही ये भी मैसेज दिया कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। न्यू नॉर्मल के मुताबिक कभी भी हमारे देश के अंदर आतंकवादी हमला होगा तो उसको एक लड़ाई का एक्ट माना जाएगा और आर्मी इसका मतलब है कि हमारे को हमेशा उस लड़ाई के लिए तैयारी रहना है और उसके लिए जवाब देने की कार्रवाई को हमारे को काबिलियत पूरा करना है। इसके अंदर बहुत सी नई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट आई है, बहुत से नई कैपेबिलिटीज़ आई हैं जो कि हमारी यूनिट्स के अंदर हमने उसको भर्ती किया है और उसके लिए हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आज जो आप देख रहे हो एक बहुत छोटा हिस्सा है कि बहुत सी एक्टिविटी चल रही है जिसके लिए हमने इसका आज आपको एक छोटा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया कि किस तरह से ऑल आर्म्स का इकट्ठा होकर दुश्मन के ऊपर हमला करना है। इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको फायरिंग रेंज पे दिखा। दिन हो या फिर रात, पाकिस्तान बॉर्डर के पास बारूदी धुआं उड़ रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर पर हिंदुस्तानी पराक्रम और शौर्य की गूंज साफ साफ सुनाई दे रही होगी। इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स पूरे दमखम के साथ वॉर एक्सरसाइज कर रही है। ये मैसेज है कि ऑप सिंदूर अभी भी ऑन है, लेकिन हमारा जो इंटरेक्शन है जो फॉरेन कंट्रीज के साथ है, जो हम लोगों ने आज तक जो भी हमने किया है एज फार एज हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस आर कंसर्न, जो हमारी ऑनगोइंग एक्सरसाइजेज, जो हमारा प्लान्स हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है, उसमें कोई कॉमा नहीं है, उसको कोई फुल स्टॉप नहीं हुआ है। हम सिंदूर की तैयारी में हैं, हम सिंदूर जो चल रहा है उसके लिए हम रेडी हैं, डिप्लॉयड हैं और जहां तक कि बाकी जो हमने अपने प्लान्स किए हैं हम उनके साथ भी चलते रहेंगे। तो दैट इज अ वेरी सिंपल मैसेज दैट वी आर लुकिंग एट, वही हमारा मैसेज है। भारत ने क्लियर कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। 13 नवंबर तक पाकिस्तानी सरहदों पर यानी राजस्थान से लेकर गुजरात के सर क्रीक तक भारत की तीनों सेनाएं त्रिशूल युद्धाभ्यास कर रही हैं। ये युद्धाभ्यास 13 नवंबर तक चलेगा। त्रिशूल वॉर एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना के करीबन 40 से ज्यादा लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें राफेल, जैगुआर, मिराज, Su-30 भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना की करीबन 20 से ज्यादा वॉरशिप शामिल है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत और सबमरीन भी इसका हिस्सा है। P-8I और प्रेडेटर जैसे ड्रोन भी इसमें शामिल हैं। इंडियन आर्मी के करीब 25,000 सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस अभ्यास में तीनों सेनाओं के मिला के करीबन 50,000 जवान शामिल हैं। आर्मी के सदर्न आर्मी कमांड, नेवी का वेस्टर्न कमांड, एयरफोर्स के साउथ वेस्टर्न एयर कमांड पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसमें हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हाउ टू एनहांस दिस सिनर्जी between all the maritime forces as well as inter-services. So it's a very large, complex environment, and this is a multi-domain integrated operation which we are conducting. This includes, other than the conventional part of cyber, space, all these aspects also are being considered. And in Navy में कम से कम
20 से 25 शिप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसी हिसाब से एयरफोर्स के भी लार्जर नंबर 40 से प्लस फाइटर एयरक्राफ्ट एंड अदर सपोर्ट एयरक्राफ्ट आर पार्टिसिपेटिंग। एंड आर्मी का भी इंक्लूडिंग द एम्फीबियस ऑपरेशंस, हमारे जो जलश्वा जो शिप है LPD है और जो LCUs है लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटीज, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। So it's a multi-scale, integrated, multi-domain operation which is being conducted at larger scale. एक्साइज त्रिशूल मल्टी डायमेंशनल, मल्टी रोल, मल्टी डोमेन एक्साइज है। इसका मतलब है जल, थल और नभ के साथ साथ जो साइबर और स्पेस है उसमें भी एक्साइज की जा रही है। मकसद बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान और दूसरे एडवर्सरीज के हर एक चुनौती का सामना करना। इसीलिए भारतीय नौसेना के करीबन 20 से ज्यादा वॉरशिप, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत भी शामिल है, उसके अलावा सबमरीन इसका एक अहम हिस्सा है। यहां तक कि P8I के जरिए सर्वेलेंस किया जाएगा पूरे करीबन 500 से 700 नॉटिकल माइल्स के डोमेन पर। वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना के करीबन 40 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय सेना के एम्फीबियस ऑपरेशंस के साथ साथ सदर्न कमांड और साउथ वेस्टर्न कमांड इसका हिस्सा है। कुल मिलाके राजस्थान से लेकर गुजरात तक ये एक्सरसाइज 30 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक की जाएगी। 50,000 से ज्यादा इसमें ट्राई सर्विसेज के पर्सनल हिस्सा ले रहे हैं। ये एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले टाइम पर अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसी चुनौती होती है तो इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी पूरी तरह से तैयार है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध महीनों चलेगा। यूक्रेन और रूस की तरह 4 साल तक खिंच जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यूक्रेन की तरह पाकिस्तान को ना यूरोप हथियार देगा, ना अमेरिका से अरबों डॉलर मिलेंगे। 4 दिन में पाकिस्तान का तोपखाना खाली हो जाएगा। 5 दिन में पाकिस्तानी मिसाइल गोदाम खाली हो जाएगा। 7 दिन में पाकिस्तानी सैनिकों की सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट जाएगी। 10 दिन के बाद पाकिस्तान का डिफेंस बजट खत्म हो जाएगा। 12वें दिन पाकिस्तान आर्मी लड़ने लायक नहीं बचेगी। अगर युद्ध शुरू होता है तो 288 घंटों में ही आसिम मुनीर सफेद झंडा लिए खड़ा होगा। अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध इतिहास को पढ़ें तो पाकिस्तान के लड़ने की क्षमता समझ में आ जाएगी। पाकिस्तान और भारत के बीच 1965 का युद्ध 48 दिन चला, पाकिस्तान हारा। पाकिस्तान और भारत के बीच 1971 की जंग 13 दिन चली, पाकिस्तान हारा। इस बार हिंदुस्तान ने 12 दिन का टारगेट रखा है। पाकिस्तान को लग रहा है हार का इतिहास फिर से दोहराने वाला है। पाकिस्तान हिंदुस्तानी फोर्स का रौद्र रूप देखकर थर थर कांप रहा है, लेकिन उसकी मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती है। उसके लिए एक वॉर फ्रंट और ऑन है। तालिबान ने भी पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है। सीज़फायर की बातचीत जरूर हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में तालिबानी अटैक से कोहराम मचा हुआ है और अब अफगानिस्तान ने खुली वार्निंग दे दी है कि अगर युद्ध छिड़ा तो पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। यानी तालिबान का मैसेज साफ है कि शहबाज और मुनीर अपनी जिद छोड़ दे, नापाक हरकतें बंद कर दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। एक तरफ हिंदुस्तान का खौफ, दूसरी तरफ तालिबान की मार। इससे पाकिस्तान पूरी तरह से बिलबिलाया है। तकरीबन उसके 22 फौजी उनके मारे गए, जो इनकी गाड़ी है हमारे साथ खड़ी है। लगातार 6 दिन से तालिबान अटैक कर रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने फौज के काफिले पर हमला कर दिया। पहले आईडी से धमाका किया और फिर ऊंचाई पर बैठकर गोलियों की बौछार कर दी। एक मुल्क है जो पाकिस्तान की भलाई कभी नहीं चाहेगा, उसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के कार्यवाहक गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने इस्लामाबाद को चेतावनी दी कि काबुल किसी भी तरह की आक्रामकता बर्दाश्त नहीं करेगा। हक्कानी ने काबुल में ऑनलाइन पोस्ट किए गए वीडियो में कहा कि अगर अफगानिस्तान पर युद्ध थोपा जाता है तो पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। हमने पाकिस्तान को बार बार ये संदेश दिया कि उन्हें अपने आंतरिक मुद्दों को अपने देश में ही सुलझाना चाहिए। अगर अफगानिस्तान पर युद्ध थोपा जाता है तो पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी।
अफगानिस्तान से किसी भी देश को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर कोई गलती पाकिस्तान ने की तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने इस्तांबुल में शांति वार्ता फिर शुरू कर दी है। हालांकि अब तक की बातचीत का कोई खास असर नहीं दिखा है। बातचीत के दौरान ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत कई जगहों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए थे। लेकिन जी जिसका डर था वही बात हो गई। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर ठन गई है। ये जो अफगानिस्तान है ना, ये भी पहले आपका बरादराना मुल्क था। क्या हुआ, अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। किस वक्त क्या हो जाए आपको नहीं पता, ये तो बात ही छोड़ दें आप बरादराना। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग होगी, ये भूल जाइए। अभी तक तो हम बात ये कर रहे थे ना कि इंडिया हमला कर देगा, मोदी सरकार हमला कर देगी पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन अब सवाल ये पैदा हो गया है कि इंडिया तो हमला करे या ना करे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तो जंग जरूर होगी। जंग हुई खड़ी, लगता है ऐसा है। पाकिस्तान हमला करेगा, अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर देगा, या अफगानिस्तान हमला करेगा। साफ साफ नजर आ रहा था कि अफगानिस्तान को कोई शौक ही नहीं है। अफगानिस्तान तो मुज़ाकरात करने ही नहीं चाहता। उसको क्या, वो तो चाहता ही नहीं होगा जाएं दहशतगर्द खुला के जाएं, हमारी बला से वो तो चाहते ही हैं। 3 दिन पहले की इस्लामाबाद की ये तस्वीरें हैं जिसमें फैसल मशहूर फैसली मस्जिद के सामने खड़े हाथ में पर्चा लेकर एक टीटीपी लड़ाके ने तस्वीर पोस्ट की थी। अब ऐसी तस्वीरें पाकिस्तान के पंजाब और सिंध के तमाम शहरों से सामने आने लगी हैं। यानी तालिबान ये जनरल मुनीर को खुला मैसेज दे रहा है कि पाकिस्तान का हर कोना उसकी पहुंच के अंदर है। दूसरी तरफ मुनीर भारत और अफगानिस्तान की मजबूत होती दोस्ती से तिल मिलाया हुआ है। मुनीर ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। मुनीर जहर उगल रहा है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता पलटने के चक्कर में मुनीर अपना तख्त पलटवाने की कगार पर खड़ा हो गया है। ये भी अब कहानियां आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। देखिए, ऑपरेशन की सूरत हाल तो बनाई जा रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह बात की है उससे उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही। इस तरह की जुबान एक वजीर दिफा इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे तो फायर फाइटिंग नहीं होगी, इससे तो जो है फ्यूलिंग होगी, आग मजीद भड़केगी। अफगान तालिबान से ज्यादा तो पाकिस्तानी तालिबान ही चिड़े हुए हैं। पाकिस्तान को ना हिमायतों की बात समझ आ रही है, ना ही वो हमले का सामना कर पा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान 2 फ्रंट पर घिरा हुआ है, दूसरी ओर यूक्रेन में पुतिन की आर्मी कहर बनकर टूट रही है। पुतिन ने पहले एटॉमिक मिसाइल की टेस्टिंग कर नाटो और अमेरिका की नींद उड़ा दी है, तो वहीं यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन की रक्षा की दीवार को गिरा दिया है। ज़ेलेंस्की की मदद की गुहार। 192 हफ्ते से जारी इस जंग में किसे कितना नुकसान हुआ है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन पर पुतिन का प्रचंड प्रहार। रूस ने तोड़ी यूक्रेन की रक्षा दीवार। ज़ेलेंस्की ने लगाई ट्रंप से गुहार। क्रोपोवस्क से कुपियांस्क तक मचा हाहाकार। पिछले 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध और भीषण हो गया है। पुतिन की सेना आग बरसा रही है, यूक्रेन की बस्तियों को जला रही है। रूसी आर्मी के ड्रोन यूक्रेन पर कहर बरपा रहे हैं। यूक्रेन की बस्तियों पर
बम बरसा रहे हैं। यूक्रेन के शहरों में लोगों की गाड़ियां धू धू कर जल रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी स्वीकार कर लिया है कि रूसी सेना ने रणनीतिक शहर पोक्रोवस्क में बड़ी बढ़त बना ली है। दरअसल पोक्रोवस्क को यूक्रेन की रक्षा की दीवार कहा जाता है, जिस पर पुतिन की आर्मी ने रूस का झंडा फहरा दिया है। पोक्रोवस्क डोनबास क्षेत्र में यूक्रेन का सबसे अहम सप्लाई और ट्रांसपोर्ट हब है। यहीं से पूर्वी मोर्चे पर सैनिकों और हथियारों की सप्लाई होती है। पोक्रोवस्क पर कब्जा होते ही रूसी सेना का करीब करीब पूरे डोनेत्स्क क्षेत्र पर नियंत्रण हो जाएगा। हम अक्सर दिन रात काम करते हैं। जब हमें काम मिला, हम अपनी जगह पर पहुंचे और पहले 4 गोले दागे, टारगेट को ध्वस्त किया और फिर हमने गोले दागे। तब हमें पता चला कि ये अच्छी तरह से किलाबंद था। हमने उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। अब हम आगे बढ़ने में सक्षम हैं। पुतिन की आर्मी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल कर पैदल सैनिकों को आगे बढ़ा रहे हैं। रास्ते में जो भी मिल रहा है उसे तबाह कर रहे हैं। यूक्रेन का भी मानना है कि पोक्रोवस्क पर रूस आर्मी के कब्जे का मतलब है कि कुरामोर्टोस्क, स्लोवियांस्क, कोस्तांटिन्क्वा और दुस्किक्वा जैसे शहरों पर रूसी सेना का कब्जा हो जाएगा। जिस तरह से पुतिन की आर्मी आगे बढ़ रही है, चुन चुन कर यूक्रेनी आर्मी का खात्मा कर रही है, जिसने ज़ेलेंस्की की टेंशन को और बढ़ा दिया है, क्योंकि रूसी सैनिकों की संख्या यूक्रेनी सेना से 8 गुना ज्यादा है। हमारा काम योगोरोक्वा की बस्ती को आजाद कराना था और लेसोपोल्किया में एक रास्ते पर हमें दुश्मन बीपीएलए का सहायता केंद्र मिला। उन्हें निरस्त्रीकरण द्वारा पकड़ लिया गया था, इसलिए हमारे यहाँ कुछ ट्रॉफियां हैं। मूल रूप से ये नाटो द्वारा निर्मित एक बार इस्तेमाल किया गया ग्रेनेड लॉन्चर है। वैसे इसे अभी तक दागा नहीं गया है, लेकिन वो उनकी दिशा में फायर करेगा। इसके अलावा बीपीएलए की मशीन गन हमारे खिलाफ तैयार ट्यूबों का उपयोग करती है, जिन्हें वो विनाशकारी तत्वों से भरते हैं। ये तार, नट और बोल्ट हैं, जिन्हें टॉटिल के साथ मिलाया जाता है और एक डेटोनेटर डाला जाता है और मुख्य रूप से हमारे पक्ष के पक्षियों द्वारा उपयोग किया जाता है। पोक्रोवस्क और कुपियांस्क दोनों शहरों में भीषण लड़ाई चल रही है। रूसी आर्मी ड्रोन और तोपों से रास्तों और सप्लाई पर हमला कर रही है, सप्लाई चेन को ध्वस्त कर रही है। मैंने अपनी सेना से बात की है। पोक्रोवस्क और आसपास के इलाकों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यहीं पर रूस ने अपनी सबसे बड़ी असॉल्ट फोर्स तैनात कर रखी है। यहीं पर सबसे ज्यादा विध्वंस हो रहे हैं। शहर में भी लड़ाई जारी है। पोक्रोवस्क ही उनका मुख्य लक्ष्य है। यहाँ हमारी सेना जो भी रिजल्ट हासिल करती है वो पूरे यूक्रेन की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। एक और रूस यूक्रेन की जमीन पर लगातार कब्जा जमाता जा रहा है, तो वहीं यूक्रेन भी रूस पर ड्रोन से अटैक कर रहा है। ड्रोन और मिसाइलों से रूस की तेल रिफाइनरियों और फैक्ट्रियों को निशाना बना रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि एक रात में 130 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए। ड्रोन हमलों की वजह से मॉस्को समेत कई हवाई अड्डों को कुछ समय के लिए उड़ानें रोकनी पड़ी। तो वहीं यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया कि रूस ने रात भर में 126 ड्रोन दागे हैं। रूसी सेना के वोस्तोक बैटल ग्रुप ने येगोरोवका, प्रिवोल्नोए और नोवो निकोल येवका पर कब्जा कर लिया है। कुपियांस्क और पोक्रोवस्क में पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन के 10,000 से ज्यादा सैनिकों को घेर रखा है। रूसी सेना के ऑपरेशन में 1350 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। रूसी आर्मी का दावा है कि यूक्रेन फौज अपने जवानों की डेड बॉडी को वापस भी नहीं ले रही है। रूसी आर्मी ने तस्वीरें जारी करते हुए कहा कि यूक्रेन आर्मी को लगता है कि अगर वो मारे गए जवानों के शव को वापस लेगा तो उसे मुआवजा देना पड़ेगा। साथ ही ये भी मैसेज जाएगा कि यूक्रेन की सेना हारती दिख रही है।
При освобождении пункта Егоровка была сложность. योगोरोक्का को आजाद कराते समय कठिनाई हुई, जिसे लेसोपोल्किया में जला दिया गया था। उन्होंने पहले ही तैयारी की थी। इसके अलावा वो ठिकानों पर कुछ आश्चर्य छोड़ सकते हैं। ये सब साफ सुथरा है, आपको अंदर जाकर देखना होगा। अक्सर ऐसी स्थितियां होती हैं कि प्रवेश करते समय दुश्मन निकल जाता है और बारूदी सुरंगें बिछा देता है और अपने मोर्टार के साथ अपनी स्थिति पर हमला कर देता है। ये सब ज्ञात है। बहुत सारी कठिनाइयां हैं। अब ये भाग्यशाली है कि मौसम की स्थिति जैसे बारिश अक्सर साफ हो जाती है। पुतिन की आर्मी यूक्रेन में कहर बनकर टूट रही है। यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करने के लिए कह रही है। रूसी आर्मी की 238वीं आर्टिलरी ब्रिगेड की तोपें गोले बरसा रही हैं। यूक्रेन की आर्मी पर रॉकेट दाग रही हैं। यूक्रेन पर कब्जा जमाने के लिए पुतिन की आर्मी स्काउट 350M टोही ड्रोन का सहारा ले रही है। ये वीडियो खार्किव सेक्टर का है, जहां यूक्रेनी सेना को ढूंढने के लिए रूसी आर्मी ड्रोन का सहारा लेती है। फिर जैसे ही ड्रोन की मदद से यूक्रेन के सैनिकों का लोकेशन पता कर लेती है, फिर उस पर टैंक के जरिए निशाना बनाकर उड़ा देती है। यूक्रेन आर्मी की चौकियों और निगरानी पोस्ट के तबाह करने के लिए रूसी आर्मी पियोन तोप का इस्तेमाल कर रही है। पियोन एक स्वचालित तोपखाना है, जिसके एक ही अटैक से यूक्रेनी आर्मी के टेम्पररी बेस और फायरिंग पोजीशन को नेस्ते नाबूद कर देता है। यूक्रेन और रूस के बीच 1345 दिनों से भीषण जंग चल रही है। यानी रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल 8 महीने 7 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अब भी यह समाप्त नहीं होता दिख रहा है। पिछले 192 हफ्ते से यूक्रेन और रूस में जंग चल रही है। रूसी आर्मी ने यूक्रेन के 20% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अब तक 4000 वर्ग किलोमीटर एरिया पर पुतिन की आर्मी कब्जा जमा चुकी है, लेकिन यूक्रेन के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, जबकि 3 लाख से ज्यादा यूक्रेनी फौज के जवान घायल हैं। डोनबास क्षेत्र पर रूसी सेना का नियंत्रण मजबूत होता जा रहा है। रूसी सेना के अटैक में अब तक 40,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे जा चुके हैं। 37 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं, जबकि 70 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर चले गए हैं। ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ यूक्रेन को ही हुआ है, पुतिन की आर्मी को भी नुकसान उठाना पड़ा है। एक आंकड़े के मुताबिक रूस के 2.5 लाख रूसी आर्मी के जवान अब तक मारे गए हैं, जबकि 10 लाख जवान घायल हैं।